सबसे अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कैप्टन विक्रम चौहान ने अपनी वर्दी हाथों में ली हुई थी और अपने घर की डोर बेल बजाई। उसकी बीवी मधु ने दरवाजा खोला तो विक्रम को देखकर वो खुश हो गई। विक्रम, तुम? माँ जी, कविता, देखो कौन आया है। विक्रम का चेहरा लटका हुआ था, उससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। वो अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। तभी वहाँ पर उसकी माँ और बहन कविता भी आ गई। सारे लोग बहुत खुश थे। भैया, आपने तो हम सबको सरप्राइज कर दिया। चलो अच्छा हुआ, इस बार 15 अगस्त और रक्षाबंधन हम सब साथ में मनाएंगे। आप पिछली राखी वाले दिन भी मेरे पास नहीं थी। सब लोग खुश थे, लेकिन विक्रम की माँ उसके चेहरे की तरफ ही देखे जा रही थी। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। क्या हुआ विक्रम, कोई बात है क्या? तू तो जंग पर था ना, जंग इतनी जल्दी खत्म हो गई? माँ, कुछ लोगों ने मुझ पर देशद्रोही का इल्जाम लगाकर फौज से बाहर कर दिया। माँ, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं अपने देश के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, वरना ये फौजी की नौकरी मैं करता ही नहीं। आपको तो पता है ना माँ। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मेरा बेटा देश से गद्दारी कभी नहीं कर सकता, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, पर मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू फिक्र मत कर, जा नहा धोकर तैयार हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। माँ की बातें सुनकर विक्रम को थोड़ा सहारा तो मिला, लेकिन उस घर में कमाने वाला सिर्फ विक्रम था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन पैसे भी कभी ना कभी खत्म तो होने ही थे। इसीलिए उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। ये देखो, इन जैसे लोगों की वजह से हमारी इंडियन आर्मी पर गलत प्रभाव पड़ता है। अरे जब फौजी इंसान देशद्रोही निकल जाए तो देश की जनता आखिर किस पर भरोसा करेगी? वहाँ पर काम कर रहे सारे लोग उसे देशद्रोही कहकर चिढ़ा रहे थे और उस पर ताने मार रहे थे, लेकिन विक्रम बिना कुछ बोले अपना काम किए जा रहा था। शाम को विक्रम की माँ, उसकी बीवी और उसकी बहन तीनों लोग मार्केट से कुछ सब्जियां खरीद रहे थे। अरे देखो देखो, देशद्रोही की माँ सब्जी ले रही है। इस देशद्रोही परिवार से दूर ही रहना अच्छा है। अरे सही कह रही हो बेटा, देशद्रोही हैं ये, फिर भी देखो बाजार में सीना तान के चल रहे हैं ये लोग। शर्म भी नहीं आती। अगर देश के खिलाफ ही जाना था तो आर्मी में जाने की क्या जरूरत थी। आर्मी का नाम खराब करते हैं ये लोग। ये सब कुछ उसकी माँ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब उसने चिल्ला कर कहा, मेरा बेटा देशद्रोही नहीं है। वो दिन तुम लोग भूल गए जब मेरे बेटे ने सरहद पर गोलियां खाई थी। तब तो उसका हालचाल पूछने कोई नहीं आया था, और जब तक पूरी सच्चाई पता ना हो तो किसी पर इल्जाम लगाना कभी भी अच्छा नहीं होता है। चल बेटा। वो लोग घर वापस आ गए। घर आते ही उसकी माँ ने विक्रम से पूछा, बेटा तू सच सच बता, आखिर तुझ पर देशद्रोही का इल्जाम लगा कैसे? ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। बॉर्डर पर जंग चल रही थी। कैप्टन विक्रम अपनी पूरी आर्मी के साथ दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। रात में दो लोग आपस में बात कर रहे थे। यार पंकज, विक्रम को आर्मी में आए हुए 2 साल भी नहीं हुए थे, इसे सीधा कैप्टन बना दिया गया। हम लोगों को 10 साल होने वाले हैं, पर अभी तक हम लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ। रात में वो लोग जंगल में तंबू बनाकर रहते थे। पंकज ने एक प्लान बनाया। सभी लोगों को उसने तंबू से बाहर निकाल लिया और सभी तंबू के अंदर RDX रख दिया। थोड़ी देर में सारा तंबू ब्लास्ट हो गया। सिर्फ एक तंबू बचा रह गया था, विक्रम का तंबू। सुबह मेजर साहब ने सबकी क्लास ली। कैप्टन विक्रम, सिर्फ आपके तंबू को छोड़कर बाकी सभी तंबू ब्लास्ट कर दिए गए। ये तो अच्छा हुआ कि उन तंबू में हमारे आर्मी के जवान नहीं थे, वरना सारे के सारे शहीद हो जाते आपको छोड़कर। सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरी ये सब कब हुआ। मैं जल्द पता कर लूंगा। उसके बाद मेजर साहब ने विक्रम की वर्दी पर लगे सभी सितारे नोच लिए और देशद्रोही का मुकदमा लगाकर उसे नौकरी से निकाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, तूने गलत नहीं किया, इसीलिए तेरे साथ न्याय जरूर होगा। कुछ ही दिनों के बाद स्वतंत्रता दिवस का दिन आ गया।
जिस स्कूल से विक्रम ने पढ़ाई की थी वहीं पर उसे ध्वजारोहण के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन तभी कुछ लोग उस पर पत्थर फेंकने लगे। अरे प्रिंसिपल साहब, कम से कम अपने पद का तो ख्याल रखिए। एक देशद्रोही हमारे देश का तिरंगा फहराएगा, आपने न्यूज नहीं देखी क्या? सभी लोग विक्रम पर पत्थर फेंकने लगे। इतने में स्कूल की लाइब्रेरी में एक हादसा हो गया। वहाँ पर भयानक आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सारे लोग बिल्डिंग से बाहर निकल आए, लेकिन एक बच्चा उस बिल्डिंग के अंदर फंसा रह गया। अरे मेरे बच्चे को कोई बचाओ, वो अंदर फंस गया है। अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो। अभी तो यहाँ पर झंडा फहराया जा रहा था, सारे लोग बहुत देश प्रेमी बन रहे थे। अब कहाँ गई आपकी देशभक्ति? क्या किसी में इतना दम नहीं जो मेरे बच्चे को बचा सके? इतना सुनते ही विक्रम बिना कुछ सोचे समझे उस आग लगी हुई बिल्डिंग के अंदर घुस गया। क्योंकि दोस्तों, एक फौजी भले ही रिटायर हो जाए, पर देश के लोगों के प्रति जुनून तो हमेशा रहता है। आग बहुत भयंकर लगी हुई थी, पर विक्रम ने उस बच्चे को तो बचा लिया, पर खुद उस आग में जलकर मर गया। कुछ समझा आप लोगों ने? अभी आप लोग ही इस आर्मी ऑफिसर को पत्थर मार रहे थे, पर आप में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई इस बच्चे को बचाने की। एक सच्चा फौजी अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की रक्षा कर सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि विक्रम देशद्रोही तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे फंसाया गया होगा और कुछ दिनों बाद ये साबित भी हो जाएगा। इसके लिए चाहे मुझे बड़े से बड़ा वकील ही क्यों ना करना पड़े। विक्रम की माँ और बहन जोर जोर से रोने लगी। उसकी बीवी भी अपने हाथों की चूड़ियां पटकने लगी। 2 दिन बाद रक्षाबंधन था और एक बहन का ये सपना अधूरा रह गया। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। सरला सरकारी नौकरी करती है, उसी की कमाई पे घर चलता है, इसलिए गुस्सा हमेशा उसके नाक पर रहता है। शाम को सरला ऑफिस से घर आती है तो अपने घर का दरवाजा खटखटाती है। उसकी बहू गरिमा दरवाजा खोलने में 2-3 सेकंड लेट कर देती है तो सरला उससे कहती है, इतनी देर कैसे लग गई? तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। एक गवार औरत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हाँ। अरे सरला, बहू से कैसे बात कर रही हो तुम? तुम बीमार आदमी हो, चुपचाप एक कोने में पड़े रहो। इतनी देर लगती है तुझे दरवाजा खोलने में? हाँ। माँ जी, मैं बाबूजी को दवाई दे रही थी। एक एक सेकंड की वैल्यू होती है गरिमा। टाइम इज मनी। तुम नहीं समझोगी। चल हट सामने से। हाँ। सरला अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगती है। थोड़ी देर बाद गरिमा सभी के लिए चाय लेकर हॉल में आ जाती है। उसका पति मोहन और ससुर जी चाय पीने के लिए हॉल में आते हैं। अरे गरिमा, हर शाम 6 बजे चाय बनाती हो, आज 5:30 बजे ही चाय तैयार कर दी तुमने। हमारी बहू रानी बहुत ही संस्कारी है, हर काम समय पर करती है। हाँ। इतने में वहाँ पर तेज तर्रार घमंडी सास सरला भी आ जाती है और आते ही बोलती है, क्या खाक समय पर काम करती है? हर रोज 6 बजे हम लोग चाय पीते हैं, आधा घंटा पहले चाय बना दी, ये भी कोई बात हुई? माँ जी, मैंने सोचा समय से पहले चाय बना दो, आप खुश हो जाएंगी। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। चाय मुझे शाम के 6 बजे ही चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गरिमा? ये तो तानाशाही हो गई। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, बिल्कुल टाइम पर ऑफिस जाती हूँ, टाइम से वापस आती हूँ, टाइम से सारा काम करती हूँ, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि सारे लोग सारा काम टाइम पर करें। इतना कहकर सरला अपने कमरे में चली जाती है। खैर, रात के 8 बज जाते हैं। गरिमा किचन में अकेले काम कर रही है। तभी वो देखती है कि उसके ससुर जी की दवा का टाइम हो चुका है। भागकर अपने ससुर के कमरे में जाती है और उन्हें समय पर दवा खिला देती है। सदा सुहागन रहो बहू, तुम अपना खाना बनाने पर ध्यान दो बेटा, मैं अपनी दवाइयाँ खुद ले लूंगा। पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं आप में ही अपना पिता और माँ जी में अपना माँ देखती हूँ। इतना कहकर गरिमा किचन में चली जाती है
और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। खाना तो बन जाता है, सिर्फ रोटियां बनानी रह गई है। लेकिन माँ जी ने कहा था कि खाना 9 बजे चाहिए, ना उससे पहले ना उससे बाद। इसलिए रोटियां बनाना मैं 20 मिनट बाद शुरू करती हूँ, क्योंकि सिर्फ 4 लोगों की रोटियां बनाना 10 मिनट का काम है। गरिमा किचन में ही खड़ी रहती है। गर्मी में उसका पसीना टपक रहा है। 20 मिनट समय बिताने के बाद गरिमा रोटी बनाना चालू करती है और 9 बजने में 5 मिनट जब बाकी होते हैं, वैसे ही वो किचन से सारा खाना लेकर हॉल में टेबल पर रख देती है। आज सासू माँ बहुत खुश हो जाएंगी, क्योंकि उनके तरह मैंने भी बिल्कुल टाइम पर खाना बनाना सीख लिया है। माँ जी, बाबूजी, सब लोग आ जाइए, खाना तैयार हो चुका है। मोहन, बाबूजी और सासू माँ हॉल में खाना खाने के लिए आ जाते हैं। देखा सरला, आज तो तुम बहुत खुश होंगी। क्या खा खुशी होगी मुझे? 5 मिनट पहले ही खाना बना दिया। अब 5 मिनट में रोटी ठंडी पड़ जाएगी ना। पता नहीं ऐसी नालायक बहू कैसे आ गई मेरे घर में। इसी तरह गरिमा अपनी सास को खुश करने की हर कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। अगले दिन वो अपनी सास के लिए टिफिन बना देती है और टिफिन लेकर सरला दफ्तर चली जाती है। तभी गरिमा सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त गिर पड़ती है। अरे गरिमा, क्या हुआ? कैसे गिर गई तुम? मेरा पैर फिसल गया, इसलिए मैं गिर गई। मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मोहन उसे अस्पताल ले जाता है और गरिमा के पैरों में प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। अब शाम को जब उसकी सास घर आती है तो गरिमा को इस हालत में देखकर और भी नाराज हो जाती है। ना इसे टाइम का पता रहता है, ना ही खुद का। आखिर इस गवार को अकल कब आएगी? पैर तोड़वा कर बैठ गई, अब घर का सारा काम कौन करेगा? देखा सरला, अभी तक तुम जो भी बहू से कहती थी वो चुपचाप सुन लेती थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, बल्कि इसके उल्टा तुम्हारी तारीफ ही किया करती थी कि मैं अपनी सास से समय पर काम करना सीख रही हूँ, और तुम हो कि इस हालत में भी उसे ताने मार रही हो। जब तक बहू ठीक नहीं हो जाती सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, नौकरी रहे या ना रहे। गरिमा के ससुर ने पहली बार इतनी ऊंची आवाज में सरला से बात किया। अगली सुबह सरला घर का सारा काम करती है, खाना भी बनाती है। ऑफिस के लिए निकलते निकलते उसे देर हो जाती है। उफ, आज तो मैं 2 घंटा लेट हो गई। उस दिन दफ्तर पहुंचने में सरला को बहुत लेट हो जाता है, इसलिए उसकी उस दिन की हाफ पेमेंट कट जाती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। सरला को हर रोज ऑफिस पहुंचने में देर होती है, इसलिए सरला का सीनियर उसे बुलाते हैं और बहुत डांटते हैं। सरला कहती है, सर, मेरे घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, बहू की तबीयत खराब है, मुझे ही सभी का खाना बनाना पड़ता है, इसलिए देर हो गई सर। देखिए मैडम, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो यहाँ पर आपकी सिफारिश चल जाएगी। टाइम पे आना सीखिए। शाम को जब घर आती है तो ना ही उसे चाय मिलती है और ना ही टाइम पर उसका दरवाजा खोला जाता है। अब मैं क्या करूं? ना ही टाइम पर चाय मिल रही है और ना ही खाना दफ्तर में अलग से सुनना पड़ रहा है। सरला किचन में खड़ी होकर ये सब कुछ बड़बड़ा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका ससुर आ जाता है। सरला, तुम पढ़ी लिखी और समझदार तो हो ही। मेरे ख्याल से अब तुम्हें बहू की अहमियत समझ आ ही गई होगी। अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता ही बीता है। सरला अपने पति की बात को ध्यान से सुन रही होती है और धीरे धीरे वो सब कुछ याद करती है। जब सुबह उसकी बहू उसे टिफिन पैक कर कर देती थी, शाम को टाइम पर दरवाजा खोलती थी, टाइम पर उसे चाय पिलाती थी, टाइम पर उसके कपड़े धोकर प्रेस करके दिया करती थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक आदमी दिन भर बाहर रहकर काम करता है, लेकिन उस बात का घमंड अपने परिवार पर नहीं दिखाता। लेकिन मुझे सरकारी नौकरी मिलते ही मेरे अंदर घमंड आ गया। मेरी बहू तो देवी है, मैं हमेशा उसको ताना मारती रही, जबकि वो उल्टा मुझे कोई जवाब नहीं देती। जब तक बहू ठीक नहीं हो जाती मैं छुट्टी ले लेती हूँ। मैं बहू की सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी।
इसी तरह सरला को समझ आता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर घर सही से नहीं चला तो बाहर का काम भी सही से नहीं चलता है। वो अपनी बहू से माफी मांग लेती है और सास बहू की खूब जमती है। इसी तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।